सो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आर यू अवेयर दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। हमको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बहुत बड़े हो या फिर सिंगल सेल हो, सब चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो सब सिंगल सेल से ही लाइफ स्टार्ट करते हैं। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म अ सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। फिर तुमको वंडर होता होगा कि किस तरीके से, मतलब कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से एक लार्ज ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल्स इंडीड ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है, ये हम लोग चैप्टर 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग इनटू टू। जितने भी सेल्स होते हैं सब डिवाइड कैसे करते हैं, दो में डिवाइड कर जाते हैं। एक जो पेरेंटल सेल होता है गिव राइज टू दो डॉटर सेल देता है ईच टाइम दे डिवाइड। जैसे कि जो बाइनरी फिगर में हम लोग पढ़ते थे कि एक पेरेंटल सेल था, एक पेरेंटल सेल था जो कि डिवाइड होता था। ठीक है, फर्दर दो में दो इसके प्रोजनी हो जाते थे टू डॉटर सेल्स में। टाइम दे गिविंग राइज टू दे गिविंग राइज सॉरी कहाँ गया, parental cell or to give to two daughter cell each time they divide. The newly formed daughter cell themselves grow and divide। फिर ये फर्दर ग्रो करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि giving rise to new cell population and formed by the cell growth and division of a single parental cell of its progeny। मतलब देखा जाए अब, मतलब कि ये फर्दर डिवाइड करेंगे, वो उसका प्रोजेनी फर्दर अलग डिवाइड करेगा, ग्रोथ करेगा। तो देखा जाए तो एक डिवीजन की, मतलब डिवीजन की हेल्प से ही एक सिंगल पेरेंट से पूरा पॉपुलेशन बन जा रहा है। ये वाली लाइन यहाँ पे जो दे रखी है ना कि दिस न्यूली फॉर्म डॉटर सेल देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड गिविंग राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन। ये फिर नया सेल पॉपुलेशन यहाँ पे हो जाओ फॉर्म है, जो कि किससे फॉर्म हुआ है, ग्रोथ और डिवीजन ऑफ अ सिंगल सेल पेरेंटल सेल ऑफ द प्रोजेनी। इन अदर वर्ड्स सच सेल साइकिल ऑफ द ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। और इसी थ्रू की जो कि मतलब कि सिंपल एक सिंगल वर्ड से, सिंगल सेल से भी बहुत मिलियंस ऑफ सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है इसी से। मतलब कि अगर कोई सिंगल सेल से जो बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे सिंगल सेल से लार्ज ऑर्गेनिज्म का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो सिंगल सेल है वो मल्टीपल टाइम्स उसमें डिवीजन होगा, जिसके थ्रू कि वो लार्ज ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैसा कुछ क्वेश्चन बनने के चांसेस है नहीं। उसके बाद आ जाते हैं सेल्स, बट इसमें यहाँ पे ये वाली लाइन याद रखना, बट वो हो जाएगा, उतना कॉमन है। 10.1 सेल साइकिल। सेल साइकिल जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ दोनों ही होता है। ठीक है, डिवीजन के दौरान पे ये दोनों चीज़ें होती है, सेल रेप्लिकेशन भी होता है और सेल ये ग्रोथ भी करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेप्लिकेशन हो रहा है और ये नहीं है, सेल ग्रोथ नहीं हो रहा है। ऑल दिस प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ hence have to take place in a coordinated way to ensure in the cell growth hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny consisting of intact genomes। जो भी प्रोसेसेस हो, चाहे वो सेल डिवीजन हो, डीएनए रेप्लिकेशन हो, सेल ग्रोथ हो, सबको एक कोऑर्डिनेटेड वे में होना मतलब ज़रूरी है, ताकि वो इंश्योर कर सके करेक्ट डिवीजन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स। The sequence of events by which the cell duplicates its genome, synthesizes other constituent of the cell, eventually divides into two daughter cell is termed as cell cycle। जो sequence of events होता है, मतलब एक पूरा, चूँकि हम लोग सेल ग्रोथ भी हो रहा है, सेल रेप्लिकेट भी हो रहा है, तो चूँकि ये कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा है, तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके थ्रू कि सेल जो है डुप्लीकेट कर रहा है अपना जीनोम एंड सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, इसके अलावा अदर सेल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको सिंथेसाइज कर रहा है और एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल, फिर इवेंचुअली लास्ट में टू डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ऑल्दो जो सेल ग्रोथ होता है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज जो कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक तरीके का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक एज ऑफ द सेल स्टेज ऑफ इन द सेल साइकिल। ये चीज़ ध्यान में रखना कि डीएनए जो होता है सिंथेसिस एक स्पेसिफिक फेज में ही सिर्फ होता है। ठीक है, बाकी में जो बाकी अगर जो सेल ग्रोथ की बात करें तो वो थ्रू कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, वो पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस होते रहता है। जैसे हम लोग पढ़े ना यहाँ पे कि सेल डिवीजन के दौरान पे दोनों चीज़ें होती है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है और सेल ग्रोथ भी होता है। ये जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो बस एक स्पेसिफिक फेज में होता है। ठीक है, और बाकी उसके अलावा सेल ग्रोथ है थ्रू आउट द प्रोसेस होता है।
द रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम DNA are then distributed to daughter nuclei by complex series of event during the cell division। और जो रेप्लिकेटेड क्रोमोजोमल DNA है, मतलब कि जब DNA मतलब ये पेरेंटल सेल हो गया, इसमें ये क्या हो गया, ये पेरेंटल सेल हो गया जिसमें कि सेल ग्रोथ और रेप्लिकेशन दोनों हुआ, रेप्लिकेशन भी हुआ, सेल ग्रोथ भी हुआ। ठीक है, यहाँ पे दोनों का क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। फिर जब ये डिवीजन में जाएगा तो ये दोनों ही क्रोमोजोम क्या होंगे, यहाँ से यहाँ पे, और ये पेरेंटल वाले में भी क्या करते हैं, डिवाइड हो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डॉटर न्यूक्लियाई कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट के थ्रू। और इसी इवेंट को और ये जो इवेंट होता है किसके कंट्रोल में होता है, जेनेटिक कंट्रोल के अंदर में होता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज। मतलब यहाँ पे सबसे सिंपल क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ दोनों होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है यहाँ पे दे रखा है सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक फेज में होता है, मतलब डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे दे रखा है, वही बात है जो कि क्या होगा, एक स्पेसिफिक फेज में होगा, जबकि जो सेल ग्रोथ होगा थ्रू आउट द फेज जो चलते रहेगा। और और चूँकि डीएनए सेल डिवीजन एक क्या बोल सकते हैं, जितने भी प्रोसेस है सेल डिवीजन में सारे एक कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। और इसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट को जहाँ पे कि जीनोम जो होता है पहले डिप्लिकेट करता है और सिंथेसाइज करता है सेल के अदर कंस्टिट्यूएंट को सिंथेसाइज करता है और फिर इवेंचुअली डिवाइड कर जाता है 2 डॉटर सेल में। इसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, द रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम डीएनए आर ऑफन रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर जो रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम डीएनए है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई में। एंड इसी से ये जो इवेंट्स होते हैं टोटल सब क्या हो गए, जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। और 10.1.1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। मान लो कि कोई टिपिकल हम यूकैरियोटिक सेल का अगर क्या बोल सकते हैं इलस्ट्रेट करना है, उसके बारे में देखना है, तो हम अगर ह्यूमन सेल का एग्जांपल ले लेंगे, कल्चर कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। और ये जो सेल्स होते हैं ह्यूमन सेल्स, ये अप्रोक्सीमेटली एक बार 24 आवर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इनको कितना लग जाता है टाइम, 24 आवर। ये सेल टू सेल वैरी करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि ड्यूरेशन ऑफ द सेल कैन वैरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप टू सेल टाइप। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वैरी करते हैं और सेल टू सेल टाइप भी वैरी करती है। ये चीज़ दोनों ध्यान रखना है कि यहाँ पे दे रखा है कि सेल और एक तो पहला कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वैरी करते हैं और दूसरा क्या हो गया, सेल टू सेल टाइप भी वैरी करते हैं। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिज्म चेंज होगा तभी सेल का ड्यूरेशन, वो क्या बोल सकते हैं, ये सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग मतलब अलग होगा, बल्कि अगर सेल का टाइप भी चेंज हो रहा है तो ड्यूरेशन अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ कितना लगता है, 90 मिनट्स लगता है, तो ये क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन सेल को ये याद ही रहता है, यहाँ से जनरली भूल को सबको याद होता है, तो याद रखना कि ईस्ट को कितना लगता है, 90 मिनट लगता है, और ह्यूमन सेल को 24 आवर लगता है। और ये फर्दर दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा ये ड्यूरेशन। सेल साइकिल जो होता है 2 बेसिक स्टेप फेज में डिवाइड होता है, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज जो होता है, एम फेज यहाँ से स्टार्ट हो रखा है। एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द सेल डिवीजन एंड माइटोसिस अकर्स। एम फेज जो होता है जहाँ एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस होता है, और जो इंटर फेज होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच के फेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब कि एक 2 एम फेज हो गए, एम फेज 1, और इसके बीच में जो इंटर फेज और दूसरा एम फेज 2। ठीक है, एम फेज 2, तो इसके बीच का जो फेज हो गया इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंटरफेज बोल रखे हैं। It is significant to note that in 24 hours duration of the cell cycle, human cell division proper lasts only for about मतलब कि अगर 24 आवर का ड्यूरेशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक, उसमें से 24 आवर्स में 1 आवर में ही सेल डिवीजन हो जाता है। बाकी जो टाइम है, बाकी 1 आवर तो 23 आवर्स जो हो गए वो क्या हो गए, 95% जो ड्यूरेशन होता है इंटरफेज में होता है, ताकि जहाँ पे कि सेल क्या कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि यहाँ पे कितना 90% टाइम, 95% जो टाइम होता है लास्ट होता है इंटरफेज में, और जो एम फेज होता है वो बहुत मिनिमम टाइम का होता है, 1 आवर का ही इसमें होता है। ठीक है, ह्यूमन सेल के लिए दे रखा है।
इसके अलावा एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज स्टार्ट किससे होता है? न्यूक्लियर डिवीजन से। कॉरस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ टू डॉटर क्रोमोजोम्स स्टार्ट होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जिसमें कि कैरियोकाइनेसिस, दोनों जो डॉटर क्रोमोजोम है वो क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे, जिसको कि बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और यूजुअली इंड किसके होता है? फिर डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, मतलब कि पहले जो ये सेल हो गया, पहले ये अगर 2 क्रोमोजोम हो गया तो पहले इनका डिवीजन होता है अंदर में, इनका डिवीजन के बाद फिर सेल का डिवीजन होता है, फिर 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ दे रहा है। तो पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। द इंटरफेज दो इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज, जो कि इंटरफेज को क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्टिंग फेज बोलते हैं। इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन एंड बाई अंडरगोइंग सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। वहीं जो इंटरफेज हो गया वो फेज हो गया जहाँ पे जिसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, जहाँ पे कि सेल जो होता है प्रिपेयर करता है खुद को डिवीजन के लिए बाई अंडरगोइंग सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। और फिर जो डीएनए ये क्या होगा? फिर फर्दर जीवन फेज को कितना 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज। जीवन फेज में क्या होता है? सेल ग्रोथ करता है, और यहाँ पे एस फेज में क्या होता है? सेल डीएनए रेप्लिकेशन और जो क्या बोलते हैं क्रोमोजोम का सिंथेसिस होता है। फर्दर G2 में ग्रोथ होता है। ये भी एक एक करके यहाँ पे दे रखा है, इसको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जीवन फेज देखते हैं। जीवन फेज जो होता है वो फेज होता है जो कि इंटरवल होता है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इस ड्यूरिंग जीवन फेज के दौरान में क्या होता है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यू टू ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट, बट रेप्लिकेट नहीं होता है। तो 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला कि जो जीवन फेज क्या होता है? जीवन फेज जो होता है क्या होता है? कब मतलब कब होता है? तो बिटवीन माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब एस और फेज और माइटोसिस के बीच के फेज को बोलते हैं जीवन फेज, जो कि क्या होता है? मेटाबॉलिकली जहाँ पे कि एक्टिव होता है एंड सेल जो होता है कंटिन्यू टू ग्रो, बट वहाँ पे कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, जीवन फेज में कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होता है। फिर आ जाता है सेकेंड फेज इंटरफेज का, एस फेज और द सिंथेसिस फेज, जहाँ पे कि जो कि वो ड्यूरेशन मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और द रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। मतलब इस दौरान पे क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के ड्यूरेशन के दौरान जो कंटेंट होता है डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम जो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल जो होता है वो डबल होता है। अगर मान लो कि इनिशियल अमाउंट जो है कितना 2C दे रखा है डीएनए का, तो देन ये इंक्रीज होता है 4C हो जाता है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो कि पहले तो ये लाइन देख लेते हैं। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर, जबकि वहाँ पे कोई भी क्रोमोजोम नंबर में चेंज नहीं होता है। अगर प्लॉइडी 2n है नंबर की, तो अगर जीवन फेज में, तो आफ्टर एस फेज भी कितना होगा? 2n ही होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो कि तुमको दे देगा कि सेल है उसमें एस फेज को क्रॉस कर गया है, और उसका मतलब कि क्रोमोजोम का नंबर दे देगा कि मान लो कि 2C का दे रहा है। ठीक है, 2C ही दे रखा है, तो तुमसे पूछेगा कि फिर वो एस फेज के बाद कितना होगा? तो एस फेज के बाद उसका जो क्रोमैटिड होगा 4C हो जाता है, और जबकि जो प्लॉइडी होगा वहाँ भी ऑप्शन में चेंज कर देगा। मान लो कि ऑप्शन पहला, अब तुमको लिख के बता दे रही हूँ कि पहला ऑप्शन मान लो कि 2C और ये दे दिया 2n दे दिया, जो कि ये गलत है, क्योंकि 2C एस फेज के बाद क्या होना चाहिए? 4C 2n होना चाहिए। मान लो दूसरा ऑप्शन दे दिया 2C और 4n दे दिया, तो ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4C होना चाहिए, और कितना होना चाहिए? ये इसका प्लॉइडी 2n होना चाहिए, ये सही है। या फिर तुमको दे दे 2C 2n, तो ये क्या होगा? सब गलत हो गया। आंसर क्या जाएगा? 4 जाएगा ऑप्शन में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये बनता है। प्लॉइडी पूछ लेगा, या फिर तुमको सिर्फ ये कंटेंट ही पूछ लेगा, क्रोमोजोमल का कंटेंट, या फिर कुछ और नंबर देके वहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से आते रहता है। टेस्ट वगैरह में भी, या फिर नीट में भी शायद आया है। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल। ये लाइन ध्यान रखने वाली है कि एनिमल सेल में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किस में होता है? डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है एस फेज में जो होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है, बट जो कि सेंट्रियोल डिप्लिकेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो क्या बोल सकते हैं, एनिमल सेल में ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है वो क्या होता है? यहाँ पे दे रखा है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन जो है इसमें दे रखा है
कि साइटोप्लाज्म में होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनने के चांसेस है। फिर आ जाते हैं थर्ड फेज G2 फेज के बारे में, जहाँ पे कि प्रोटीन सिंथेसाइज एंड प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस व्हाइल इट सेल ग्रोथ कंटिन्यू, जहाँ पे कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और क्या होता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता है। तो हम लोग टोटल 3 फेज देख लिए। 3 फेज में पहला था जीवन फेज। जीवन फेज क्या होगा, इंटरवल होता है बिटवीन इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बीच, और इस दौरान पे सेल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यू टू ग्रो, बट यहाँ पे कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होता। तो अगर यहाँ पे अगर तुमको पूछे कि जीवन फेज में अगर उसका डीएनए कंटेंट कितना है, 2C है, ठीक है, यहाँ पे अगर 2C है तो इसके बाद भी G2 फेज में भी जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2C ही रहेगा ना, ठीक है। और अगर बात करें अगर फिर उसके बाद एस फेज की, तो एस फेज में वहाँ वो फेज होता है जहाँ पे कि डीएनए जो होता है रेप्लिकेशन सिंथेसिस होता है और रेप्लिकेशन होता है, और इस दौरान सेल डीएनए पर सेल जो होता है वो डबल हो जाता है, मतलब 2C से 4C हो जाएगा। बट अगर क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो 2N से 2N ही रहेगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू भी मैं बता दी कि आंसर क्या आ जाएगा उसका, ठीक है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो एस फेज जो होता है, एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियस में हो जाता है, जबकि जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। और G2 फेज की बात करें तो G2 फेज जो होता है जहाँ पे कि प्रोटीन सिंथेसिस और प्रिपरेशन हो रहा होता है, और फॉर द माइटोसिस एंड फिर मतलब कि फॉर द माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, और इस दौरान पे सेल ग्रोथ भी कंटिन्यू चल रहा होता है, ठीक है। तो इस पेज में हम लोग क्या पढ़े, सिर्फ कि ह्यूमन को कितना 24 आवर्स लगता है डिवाइड करने में, मैक्सिमम जो होता है 95% टाइम यहाँ पे दे रखा था इंटरफेज में ही चला जाता है, और जो बाकी का 1 आवर मान लो जो टाइम हो गया, कुछ 5% का टाइम हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ एम फेज में जाता है। ये सेल टू सेल वैरी कर सकता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी कर सकता है। 90 मिनट लग जाता है। ईस्ट को डिवाइड करने में यहाँ पे ईस्ट का दे रखा है, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बेसिक स्टेप, इंटरफेज, एम फेज। एम फेज जो होता है वन जब सेल एक्चुअल में डिवीजन हो रहा था, और इंटरफेज जो होता है 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच के ड्यूरेशन को इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज को एम फेज जो होता है न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है, और वहाँ पे उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग टू द डॉटर क्रोमोजोम का फिर कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि पहले न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, जिसको कि बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है, जिसको कि बोल रहे हैं साइटोकाइनेसिस। तो पहला स्टेप होगा कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड स्टेप हो गया साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज जो होता है रेस्टिंग फेज होता है, जहाँ पे कि सेल जो होता है डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा बाय ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरफेज में दोनों ही चीज़ें हो रही होती है, सेल ग्रोथ भी हो रहा होता है, सेल रेप्लिकेशन भी हो रहा है। 3 फेज में फर्दर डिवाइड कर देंगे, G1 एस एंड G2 फेज में। G1 फेज जो होता है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और वहीं एस और सिंथेसिस पेज जो होता है वो क्या होता है ड्यूरिंग द पीरियड जहाँ पे कि डीएनए सिंथेसाइज और एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल जो होता है डबल हो जाता है। अगर इनिशियल 2 से है तो बाद में भी क्या हो जाएगा 4C हो जाएगा, बट वहीं अगर 2C अगर मतलब क्रोमोजोम नंबर पूछे तो वो सेम का सेम रह जाता है। अगर 2N है तो बाद में भी 2N होगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा। और G2 फेज जो होता है जहाँ पे कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है और सेल ग्रोथ हो रहा होता है, और सेल जो होता है प्रिपेयर होता है माइटोसिस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। उससे पहले यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम था वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एम फेज, और ये टोटल इंटरफेज होगा, मतलब सेल डिवीजन को टोटल डिवाइड कर रखा है एम फेज और इंटरफेज में। अभी हम पढ़े भी थे कि इंटरफेज जो होता है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है, मैक्सिमम उसी में टाइम जाता है। तो ये देख सकते हो ग्राफ में भी कि मैक्सिमम जो ड्यूरेशन किस में दे रखा है इंटरफेज में, और इधर लास्ट में थोड़ा सा पार्ट जो है एम फेज का हो गया, ठीक है। जीवन जो होता है जहाँ पे कि जीवन फेज का क्या हो गया, जहाँ पे कि माइटोसिस और रीइनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब यहाँ माइटोसिस के जस्ट बाद वाला जो जीवन फेज